नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक की तरफ, और वो है मुगल सम्राट अकबर, चैप्टर नंबर 7। अकबर। (1556 से 1605) ये अकबर का कार्यकाल था। हुमायूं की जब मृत्यु हुई तो उस समय भी वो ऐसा सशक्त राज्य नहीं छोड़ के गया था कि अकबर तुरंत उसको हैंडल कर ले और आराम से शासन करता रहे। जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो पहली बात तो ये कि अकबर बहुत छोटा था, लगभग 13 वर्ष कुछ महीने, जो 14 वर्ष कहा जाता है। 14 वर्ष की उम्र में ही उसे बादशाह घोषित कर दिया जाता है और वो पूरे साम्राज्य का देखभाल करता है। लेकिन चूंकि 14 वर्ष का जो बच्चा है वो देखभाल कैसे करेगा, इसलिए उसका एक संरक्षक नियुक्त किया गया जिसका नाम था बैरम खां। बैरम खां 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा, 1556 से 1560 तक। जितने भी डिसीजन लिया जाता था वो अकबर के नाम पे लिया जाता था, लेकिन वास्तव में लेता था बैरम खां। अब इसी 1556 में ही एक बहुत बड़ा युद्ध होता है, पानीपत का द्वितीय युद्ध। जैसे वो गद्दी पर बैठा तुरंत ये युद्ध होता है। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच होता है। हेमू एक अफगान था, इसके पास भी बहुत बड़ी सेना थी, अकबर के पास भी सेना थी भाई। लेकिन अकबर का एक जो उसको विरासत में मिला था सैन्य रणनीति, वो बहुत गजब की थी। जब दोनों सेनाएं आमने सामने थीं, उसी समय उसने अपने एक तीरंदाज को बुलाया, कहा हेमू कहाँ है? कह बादशाह सलामत, वो हाथी पर बैठा हुआ है, कह निशाना लगा सकते हो? कहाँ बादशाह सलामत, निशाना लगा सकते हैं। कह उसकी आंख में निशाना लगाओ। अब यहां से वो हेमू की आंख में निशाना लगाया और जैसे आंख में उसकी तीर गया, हेमू उस हाथी से नीचे गिर गया। जो भी उनके सैनिक थे कहे लगता है हेमू मर गया, हमारा बादशाह मर गया, हमारा बादशाह मर गया। सेनाओं में अफरा तफरी मच गई और अकबर ने युद्ध जीत लिया। यहां पर अकबर क्लाजविट के सिद्धांत का पालन करता। क्लाजविट का नाम शायद आप लोगों ने न सुना हो। ये सैन्य रणनीतिकार थे, बहुत बड़े सैन्य रणनीतिकार। युद्ध 2 प्रकार से लड़ा जाता है। जब भी आप आक्रमण करते हैं किसी दूसरे देश पर, तो पहला तो आप सीधे सेंटर पर हमला करते हैं। दूसरा हमला एक तरीका यह है, दूसरा तरीका यह है कि आप परिधि से हमला करते हैं, किनारे किनारे से, किनारे किनारे के भागों को जीतते हुए जाते हैं। लेकिन ये जो सेंटर पर अटैक करने वाला है, ये बहुत रिस्की है और ये तब आपको करना चाहिए जब आप बहुत सशक्त हों। ये क्लाजविट ने ये सिद्धांत दिया, सैन्य रणनीतिकार ने। अब आगे हम चलते हैं। अब अकबर अपने साम्राज्य विस्तार की ओर अग्रसर होने लगा। ग्वालियर, अजमेर, जौनपुर, इनको जीतने की तरफ अग्रसर हुआ। मालवा को जीत भी लिया। राजपूत इसके पड़ोसी बन गए। राजपूतों से ये वैवाहिक संबंध स्थापित करने लगा। राजपूतों को अपना और प्रशासन के उच्च पदों पर भी नियुक्त करने लगा। राजपूतों पर इसे बहुत विश्वास हुआ करता था। एक कारण उसमें यह था कि ये राजपूत के घर में ही पैदा हुआ था, ये भी एक कारण था राजपूत के प्रति अट्रैक्शन का। दूसरा कारण यह था कि राजपूत जो जातियां थीं वो बड़ी विश्वसनीय हुआ करती थीं। ये 2 कारण। अब आप देखेंगे कि वो 2 जगहों पर विजय किया। इस साइड में एक गुजरात और दूसरा बंगाल। यहाँ गुजरात पड़ा, यहाँ बंगाल पड़ा। ये दोनों जगहों पर वो अपना विजय के लिए बहुत अग्रसर हुआ। गुजरात क्यों? गुजरात के व्यापारी बहुत समृद्ध थे और बहुत लाभ कमाते थे और इनका व्यापार इधर मध्य एशिया की तरफ होता था। तो अगर वो सोचा कि अगर यहाँ इसको हम विजय कर लेते हैं तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र हमारे पोजीशन में आ जाएगा और हमें लाभ मिलेगा, तो उसने गुजरात विजय किया।
और गुजरात विजय की स्मृति में उसने बुलंद दरवाजा का निर्माण भी करवाया। वो 1572 में ही विजय किया था। और बंगाल में भी उसने, बंगाल की भूमि बहुत उपजाऊ थी, लगान बहुत अच्छा मिलता था वहां से, और उनका साउथ ईस्ट एशिया से संबंध था व्यापार का, इसलिए बंगाल विजय किया। दक्षिण में वो पहुंचता है, नीचे खानदेश, अहमदनगर, बरार, पूरे इलाके विजिट करता, बस खाली दक्षिण में जो ये सुदूर दक्षिण था ये पार्ट छूटा हुआ उसका। और इधर ईस्टर्न भारत में, नॉर्थ ईस्ट में असम की तरफ पूरा छूटा हुआ, बाकी सब पूरा उसके उसमें आया था। 1595 में ऊपर का कश्मीर भी का भी विजय कर लेता है। अब पूरा का पूरा भारत एक हो गया। अकबर बहुत बड़े साम्राज्य का मालिक हो गया। ना तो बाबर इतना कर पाए, ना तो हुमायूं इतना कर पाया। अभी तक अकबर तक इसने बहुत बड़े साम्राज्य को अपने मुगल वंश में मिला लिया। अब प्रशासन, अकबर के प्रशासन की तरफ आते हैं। वजीर और बख्शी ये प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे। बख्शी हो गए सेना के प्रमुख हो गए, वजीर सारे सामान्य प्रशासन का देखभाल करता था। ये दोनों अधिकारियों के निर्देशन में सारे इन दोनों अधिकारियों के नीचे सारे अधिकारी हुआ करते थे, यानी भूमि लगान से लेकर बाकी छोटे मध्यम स्तरीय अधिकारी सब इनके अंडर में रहा करते थे। और इसी समय अकबर ने एक नई प्रथा शुरू की है, मनसबदारी प्रथा। मनसबदारी प्रथा, मनसबदारी 10 से लेकर 5000 तक, 5000 ये संख्या थी। इसी के बीच में किसी को जो पद दिया जाता, जो कि नागरिक कर्मचारी होते थे या सैन्य कर्मचारी होते थे, उनको एक पद दे दिया जाता था और कहा जाता था वो मनसबदार हैं। इसी में से कोई एक संख्या जो भी होती थी उसको दे दी जाती थी कि भाई आप इतने के 4000 के मनसबदार, आप 3000 के मनसबदार हैं, आप 2000 के मनसबदार हैं। अब उस जिसकी संख्या जितनी ज्यादा रहती थी वो उतना ही उच्च ओहदे का मनसबदार हुआ करता था। ये एक नई मंगोल टेक्निक इसको बोलते हैं, मंगोल टेक्निक इसने अकबर ने याद की थी। और इसमें आप देखते हैं मनसबदारी वंशानुगत नहीं थी, यानी जो मनसबदार, अगर मान लीजिए 4000 का मनसबदार कोई व्यक्ति है, यदि उसकी डेथ हो जाती है तो उसका पुत्र 4000 का मनसबदार नहीं बनेगा। क्यों? अकबर ने कहा योग्यता के आधार पर मनसबदारी दी गई है, न कि वंश के आधार पर। यह सबसे बड़ी बात थी अकबर की कि यहां पर उसने योग्यता को मापदंड तय किया मनसबदार के संदर्भ में। और इसमें एक आता बात, इनके जो राजमहल में दीवाने आम और दीवाने खास हुआ करता था। सामान्य जनता जब भी चाहे, मतलब टाइमिंग निश्चित होता था, उस टाइम में सामान्य नागरिक भी बादशाह से मिल सकता था, लेकिन वो दीवाने आम में मिलता था। लेकिन दीवाने खास में कुछ खास लोगों को ही जाने की अनुमति हुआ करती थी। वहां पे कोई गोपनीय चर्चा या किसी विशेष मुद्दे पर चर्चा, इन सब उस पर मीटिंग हुआ करती थी। ये आपका दीवाने खास। अच्छा, अब इसमें एक और बात बता दें, अकबर के समय जो प्रांत थे उनकी संख्या, प्रांत 15 प्रांत थे अकबर के समय। राज्य के आय के 2 स्रोत थे, नंबर 1 लगान, नंबर 2 व्यापार कर। मिटा देते हैं यहां पर। नंबर 1 लगान, नंबर 2 व्यापार कर। इनसे राज्य की आमदनी होती थी। लगान का देखभाल दीवान करता था। अब जो अधिकारी थे इनके, उनको वेतन कहां से दिया जाए? अकबर ने कहा कि वो भूमि के लगान से ही अपना वेतन ले लें। मान लीजिए किसी अधिकारी को इतनी जमीन दे दी गई और इसका लगान निश्चित किया गया 1000 रुपए। अकबर ने निश्चित किया कि भाई इस गांव का जो भी लगान है वो फला अधिकारी को दिया जाएगा, और फला अधिकारी कुछ अंश राजकोष में डालेगा, बाकी जितना मतलब उसको दिया जाएगा उसके एक्सेस वो राजकोष में चला जाएगा। ऐसे भूमि, अब
किसी किसी भूमि की लगान ज्यादा होती थी, किसी किसी भूमि की कम होती थी। अब ये निश्चित कौन करे, तो टोडरमल को उसने नियुक्त किया कि सारे जमीन का आप लगान निश्चित करें। एक भू व्यवस्था लेके चलाया अकबर। अब लगान अब इस भूमि को जागीर कहा जाता था, जागीर, और जिसको ये दिया जाता था वो जागीरदार हुआ करते थे। यहां तक की बात हो गई। अब नगर प्रशासन में एक पद था कोतवाल का, जो आज भी हम देखते हैं। कोतवाल का काम क्या था, अपराधियों की धरपकड़ करना, लोगों के बारे में सूचना इकट्ठा करना, सामान्य प्रशासन की देखभाल करना, कोई ज्यादा तौल रहा है कोई कम तौल रहा है इसकी भी देखभाल करना, ये सब कार्य कोतवाल के हुआ करते थे। यहां तक आपका अकबर का प्रशासन है। अब आगे चलते हैं साहित्य की तरफ। साहित्य, अकबर के दरबार में दो कवि अबुल फजल और फैजी दोनों सगे भाई थे। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा, जिसमें अकबर के जीवन चरित्र की का वर्णन किया गया है, और आईने अकबरी उसी अकबरनामा का एक पार्ट है। फैजी भी उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कवि हुआ करता था। इसी समय रामायण महाभारत का संस्कृत से फारसी में अनुवाद हुआ। इसी समय में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा, सूरदास, बल्लभाचार्य सब इन्हीं के समय में थे। अब अकबर के समय चित्रकारी के पर चले आते हैं। इसी समय एक संगीतकार थे तानसेन, राग दरबारी उन्होंने लिखी, तो उनका भी बड़ा नाम था संगीत के क्षेत्र में। इस समय चित्रकारी के क्षेत्र में भी काफी प्रगति हुई, हालांकि जहांगीर जितना नहीं, लेकिन इनके समय में भी प्रगति हुई। दसवंत और बसावन नामक दो चित्रकार भी इनके दरबार में रहते थे अकबर के। अब ताड़ के वृक्षों पर जो पत्ते थे उस पर अब लेखनी नहीं लिखी जाती थी, अब कागज पर ही सब लिखा जाने लगा। क्यों? कागज का आविष्कार चीन में हो चुका था, वहां से भारत में भी चला आया। प्राचीन काल में हमने पढ़ा कि ताड़ का जो वृक्ष था उसके पत्तों पर सारे जितने भी ग्रंथ थे लिखे गए थे। भाई वो डिस्ट्रॉय हो जाता था कुछ समय के बाद में, तो दिक्कत होती थी, वो पढ़ा ही नहीं जा सकता था। तो अब जब चूंकि कागज का आविष्कार हो गया तो सारे ग्रंथ उस कागज पे लिखे जाने लगे। अब वास्तुकला के क्षेत्र में चलते हैं। अकबर ने फतेहपुर सीकरी नामक एक नया नगर बनाया। चूंकि शेख सलीम चिश्ती की दरगाह वहीं बगल में थी, वहीं पे अपना राजमहल बनवाया, लाल बलुआ पत्थर से राजमहल बना हुआ है। वहीं पे पंचमहल है जिसमें ब्रेकट ऐसे लगा हुआ, ब्रेकट ऐसे ब्रेकट होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ब्रेकट, ये नई टेक्निक थी उनकी। उस पंचमहल पर बौद्ध प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। अकबर ने अपना मकबरा खुद ही बनवाया था सिकंदरा में, खुद, मतलब पहले ही बनवा के रखा था कि भाई अब जब हमारी डेथ हो जाएगी इसी पे आप वो कर दीजिएगा। ये आगरा के निकट सिकंदरा में है। यहां तक तो आपका वास्तुकला हो गया। अब इसके बाद में एक प्रमुख बात आती है, अकबर की धार्मिक नीति। अकबर सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु था, हिंदू, जैन, बौद्ध सबके प्रति, मुस्लिम सबके प्रति सहिष्णु था। उसने जो सोसाइटी थी उसमें किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट न होने पाए, इसके लिए 1575 में एक इबादत खाने का निर्माण करवाया। उस इबादत खाने में सारे धर्म के लोग, प्रबुद्ध वर्ग के लोग आते थे और डिस्कस करते थे। लेकिन उसने देखा कि डिस्कशन के दौरान झगड़ा भी होने की भी नौबत आ जाती थी। भाई नहीं हम श्रेष्ठ, वो कहे नहीं हम श्रेष्ठ। तो अकबर ने 1579 में एक महजर जारी किया। महजर मतलब अमोघत्व का आदेश। सब लोग अपना अपना डिस्कशन करेंगे भाई, लेकिन बादशाह जो कहेगा वो सत्य होगा, वही माना जाएगा। तो ठीक है भाई, ये उसने किया। 1582 में उसने एक नए धर्म की स्थापना की जिसका नाम था दीने इलाही। इस धर्म को मानने वाले लोग फिलहाल कम ही थे। धर्म का जो उसकी फिलॉसफी थी यहां पर थोड़ा फेल दिखी। यहां तक हो गया अकबर की धार्मिक नीति। अब हम एक और महत्वपूर्ण बात इसमें बताएं, अकबर को अकबर महान क्यों कहा जाता है? इतिहास में सिर्फ दो शासक ऐसे जिनको महान कहा गया है, एक अशोक, दूसरा अकबर। दोनों डबल ए हैं। ए नाम वाले भाई कुछ ठीक है ठाक लगते हैं, लेकिन चलिए देखते हैं। इन दोनों शासकों ने
प्रजा के लिए बहुत सारे जन कल्याणकारी कार्य किए। ऐसा नहीं कि इन्होंने साम्राज्य विस्तार ही किया, साम्राज्य विस्तार के साथ साथ जनता के लिए कल्याणकारी कार्य किए। इस कारण इन्हें महान कहा जाता। जनता को ये जनता को ये अपना पुत्र समझते थे। अशोक के शिलालेखों में वर्णन है, द्वितीय शिलालेख में, सभी मनुष्य मेरी संतान है। यानी जब हम उनके प्रति पुत्रवत व्यवहार करेंगे तब हमारे अंदर उनके प्रति कोई निगेटिव फीलिंग नहीं आने पाएगी। तो यही अकबर ने भी किया कि सभी के प्रति समाज समदर्शी बना रहा। राजपूतों को बहुत अच्छे अच्छे पदों पर नियुक्त किया था उसने। निसंदेह उसने कूटनीति रही होगी, हम नहीं कहते कूटनीति नहीं रही थी, कूटनीति रही होगी, लेकिन फिर भी वहां तक पहुंचाया तो बाकी शासकों ने क्यों नहीं पहुंचाया? ये कारण अकबर की महानता का। आज का लेक्चर अकबर यहीं फिनिश होता है। कल देखते हैं फिर किसी नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, आगे कंटिन्यू रहेगा। और जो भी क्वेश्चन अगर आप लोगों को ये पसंद आए, कुछ भी इसमें संशय की बात हो, कहीं भी कोई एरर आपको लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।